जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग मई जून 2022 सीरीज़ का पेपर 2 वेरिएंट 2 यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस बैठ के सॉल्व करेंगे और कोशिश करते हैं आज ही ये पूरा पेपर सॉल्व हो जाए। नाउ इन द फॉलोइंग लिस्ट अंडरलाइन ऑल द यूनिट्स दैट आर एसआई बेस यूनिट्स। बेटा एक चीज़ इसमें जो ट्रैप होता है वो ये कि बच्चा एसआई बेस यूनिट और एसआई बेस क्वांटिटीज़ के अंदर जो है थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। बेटा देखो, मास बेस क्वांटिटी है, करंट बेस क्वांटिटी है, टेम्परेचर बेस क्वांटिटी है, तो ये इसमें थोड़ा सा वो आपके साथ करता है कि आपको बेस क्वांटिटी और बेस यूनिट्स के अंदर आपको कंफ्यूज कर देता है। वरना वैसे अगर पूछो तो बच्चे को याद होता है। तो बेस यूनिट क्या है? तुम्हारे पास करंट एक बेस क्वांटिटी है तो उसका बेस यूनिट एम्पेयर हो गया। ठीक है। उसके बाद सेल्सियस इज नॉट अ बेस यूनिट। किलोग्राम, यस, मास एक बेस क्वांटिटी है, उसका बेस यूनिट आपके पास केजी हो गया। और न्यूटन इज अ ड्राइव यूनिट। नाउ नेक्स्ट है आपके पास फिगर 1.1 शोज अ हॉरिजॉन्टल बीम क्लैम्प्ड एट वन एंड विद अ ब्लॉक अटैच्ड टू द अदर एंड। ठीक है। The block is made to oscillate vertically. The Young modulus E of the material of the beam is given by this equation. एक equation आपको दे दी जिसमें कैपिटल M का मतलब है मास, कैपिटल T का मतलब है टाइम पीरियड और K का मतलब है कांस्टेंट. A student determines the values and percentage uncertainties of K, M and T. Table 1.1 lists the percentage uncertainties. तो K की दी हुई है, M की दी हुई है और T की आपके पास percentage uncertainties दी हुई हैं. The student uses the values of K, M and T to calculate the values of Young modulus और Young modulus की आपको वैल्यू उसने निकाल के ऑलरेडी दे दी। ठीक है। आगे क्या कह रहा है? कैलकुलेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस। कह रहे हैं यंग मॉडुलस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा आपको ये इक्वेशन आपने जहन में रखनी है और ये इक्वेशन आपके पास क्या है? के एम अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ई इज इक्वल्स टू के एम अपॉन टी स्क्वायर। नाउ अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ई यानी इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी? तो डेल्टा ई अपॉन ई इंटू 100। ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी हो गई यंग मॉडुलस की। इज इक्वल्स टू के की परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी बेटा? डेल्टा के अपॉन के इंटू 100 प्लस एम की परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी? डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100। उसके बाद बेटा आपके पास टी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। और चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी, ये पावर जो है आपके पास टी स्क्वायर है तो पावर बिकम्स कोफिशिएंट। तो यहाँ पे आप एक अदर 2 लिख देंगे, यहाँ पे एक 2 लिख देंगे और इधर ब्रैकेट लगा दें। ये अब कहानी सही हो गई। नाउ परसेंटेज अनसर्टेनिटी के की आपको दी हुई है 2.1%, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 2.1% प्लस एम की परसेंटेज अनसर्टेनिटी दी हुई है 0.6% और आपके पास टी टाइम पीरियड की अनसर्टेनिटी दी हुई है 1.5% और इसके ऊपर ब्रैकेट और ये हमारा 2 आ गया। मेरा बेटा इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.7%। और आगे चलते हैं। यूज योर आंसर इन बी पार्ट 1 टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस विद इट्स एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी टू एन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ एस एफ। तो बेसिकली वो आपसे निकालने के लिए क्या कह रहा है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन यंग मॉडुलस। ठीक है। ये ई की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालनी है और हमने ऊपर ई की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली है 5.7%। ये जो चीज़ निकाली है डेल्टा ई अपॉन ई इंटू 100 इज इक्वल्स टू 5.7%। अब हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं डेल्टा ई अपॉन ई इंटू 100 इज इक्वल्स टू 5.7%। अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूँ डेल्टा ई अपॉन ई, ई की वैल्यू यानी यंग मॉडुलस की वैल्यू हमारे पास येलो कलर से हाईलाइट हुई भी है, दी हुई है 8.245। ठीक है। तो अच्छा, तो ई की वैल्यू हमारे पास थी 8.245 टाइम 10⁹ 9। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं
8.245 टाइम 10⁻9 इज़ इक्वल्स टू, बेटा ये 5.7 मल्टीप्लाई बाय 100 था, उसको डिवाइड की तरफ ले जाते हैं, इज इक्वल्स टू दूसरी साइड पे। तो यहाँ हमारे पास अनसर्टिनिटी इन ई यानी यंग मॉडुलस हमारे पास आ गई 0.469 टाइम 10⁻9। आपको पता है कि जो अनसर्टिनिटी है वो 1SF में होनी चाहिए, तो ये हमारे पास कितने हैं, ये 3SF है। हमें इसको 1SF में कन्वर्ट करना है, तो 0.44 के बाद आपके पास 6 आ रहा है, तो 0.4 बिकम 0.5, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0.5। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और आपने ऑब्ज़र्व करनी है कि देखिए आपके पास यहाँ पे जो आंसर लिखा है वो 10⁻9 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो ये आंसर है अनसर्टिनिटी ये भी 10⁻9 में ही हो। अच्छा, उसके बाद आपके पास दूसरा रूल क्या है कि अगर आपके पास अनसर्टिनिटी आपके पास फर्स्ट डेसिमल प्लेस पर आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास फर्स्ट डेसिमल प्लेस पर आनी चाहिए। तो 8.245 जो वैल्यू है आपके पास ये ई की, ठीक है, तो इट विल बिकम 8.2 यानी फर्स्ट डीपी तक होगी, 1 DP तक, फर्स्ट डीपी नहीं 1 DP तक, तो 8.2 इसका आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, a sphere is attached by a metal wire to the horizontal surface at the bottom of a river as shown in figure 2.1। ठीक है, the sphere is fully submerged and in equilibrium with the wire at an angle of 68 degree। ठीक है, ये 68 डिग्री आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, to the horizontal surface the weight of the sphere is 32 न्यूटन। वेट ऑफ द स्फेयर, ये जो स्फेयर है इसका वेट जो है वो आपके पास कितना है, 32 न्यूटन। इसको हम लेबल कर लेते हैं। थर्टी टू न्यूटन। और आगे चलते हैं। अच्छा जनाब, तो टू द हॉरिजॉन्टल द वेट ऑफ द स्फेयर इज 32 न्यूटन हो गया। द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन द स्फेयर इज 280 न्यूटन। एक अपवर्ड फोर्स लग रही है और वो है 280 न्यूटन की, जिसको अपथ्रस्ट कह रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हम यहाँ पे लिख लगा देते हैं इसको, और ये हमारी अपथ्रस्ट, इसको हम U से लिख देते हैं 280 न्यूटन। ठीक है जी, और आगे क्या कह रहे हैं, अज्यूम दैट द फोर्स ऑन द स्फीयर ड्यू टू द वाटर फ्लो इज इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो है उसकी वजह से ये आपके पास स्फीयर जो है वो इस डायरेक्शन में फोर्स फील कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। बाय कंसिडरिंग द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन डिटरमाइन द टेंशन इन द वायर। तो ये जो आपके पास वायर है, ठीक है, इसमें वो कह रहा है टेंशन आप निकालें। तो आपके पास ये बेसिकली आपके पास एक हाइपोटेन्यूज हमें नज़र आ रहा है और इसका नाम हम टेंशन दे देते हैं। तो टेंशन के बेटा दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे आपके पास, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट। ठीक है भाई, थीटा के अपोजिट जो होता है वो हमेशा साइन होता है, तो इसको हम लिख लेते हैं टी साइन ऑफ 68 डिग्री डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब उसे क्या कहें, बाय कंसिडरिंग द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास बेसिकली तीन फोर्सेस लग रही हैं। एक अपवर्ड लग रही है जो कि अपथ्रस्ट है 280 न्यूटन, और दो डाउनवर्ड लग रही हैं जो कि एक वेट है 32 न्यूटन का और दूसरा टी साइन 68 डिग्री है। ये मैंने 680 गलती से लिख दिया। ठीक है, 68 डिग्री। नाउ तो अब आपके पास अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो हमारे पास अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, यानी टी साइन 68 प्लस 32 इज इक्वल टू 280। तो हम यहाँ लिख लेते हैं आपके पास टी साइन 68 और प्लस 32
इज़ इक्वल्स टू आपके पास 280। तो यहाँ से बेटा हम टेंशन को सब्जेक्ट बनाते हैं और टेंशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ गई 267.47 न्यूटन। मेरा बेटा यहाँ पे हमारे पास जो ज़्यादातर डेटा है वो 2SF के अंदर दिया हुआ है, तो हम इसको 2SF में ही कोट करेंगे। तो 267 को अगर हम राउंड करते हैं तो इट विल बिकम 270 न्यूटन। 267.47 के बजाय अगर मैं इसको 267.5 लिख दूँ तो अब आपके पास ज़्यादा बेहतर जाएगा। ठीक है, तो इट विल बिकम 270 न्यूटन। नाउ आगे, फ्रॉम द स्फीयर कैलकुलेट द वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास किस में आता है बेटा? अपथ्रस्ट का जो फॉर्मूला था, तो अपथ्रस्ट का हमने एक फॉर्मूला जब डेरिवेशन की थी तो हमने दो फॉर्मूले निकाले थे। उसमें से एक फॉर्मूला था रॉ वी और जी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जिसमें आपके पास ऑब्जेक्ट आपका तैर रहा है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मेरा बेटा अपथ्रस्ट जो आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन लग रही थी उसकी वैल्यू थी 280 न्यूटन गिवन है। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड यानी पानी की डेंसिटी इसने हमें शायद दी हुई थी, यस, पानी की डेंसिटी दी हुई है आपके पास 1 × 10⁻³ यानी 1000। तो हम इसको लिख लेते हैं 1 × 10⁻³ वॉल्यूम मुझे निकालना है ऑब्जेक्ट का यानी स्फेयर का, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू तो आपको सबको पता है 9.81 है। तो यहाँ से मेरे पास वॉल्यूम ऑफ स्फेयर आ गया 0.0285। अगेन 2SF देना है तो 0.029। उसके बाद कह रहे हैं डेंसिटी ऑफ स्फेयर निकाल दो। तो मेरा बेटा हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला आप सबको पता है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी बराबर है मास अपॉन वॉल्यूम के। ठीक है, मास के बजाय उसने हमें डेंसिटी सॉरी मास के बजाय उसने हमें वेट दे दिया है। तो वेट कितना दिया हुआ है उसने? देखो बेटा W इज़ इक्वल्स टू mg। ठीक है, वेट उसने हमें दिया था 32 न्यूटन, स्फेयर का जो वेट था 32 न्यूटन इज इक्वल्स टू m टाइम्स 9.81। तो मास मेरे पास हो गया 32/9.81 और इसकी वैल्यू आ गई 3.26। अब हम यहाँ पर पुट कर देते हैं मास पुट कर देते हैं 3.26 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हमारे पास है 0.029। तो इससे हमारे पास जो डेंसिटी आ गई है वो आ गई है 112.4। 2SF में लिखना है तो आप 110 पे राउंड ऑफ कर सकते हैं इसको, तो ये 110। Now the last part. The center of the sphere is initially at a height of 6.2 meter above the horizontal surface. ठीक है. The speed of water then increases, causing the sphere to move to a different position. ठीक है. This movement of the sphere causes its gravitational potential energy to decreases by 77 joule. GPE आपके पास कम हुई है कितनी? 77 जूल। कैलकुलेट द फाइनल हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर अबव द हॉरिजॉन्टल सरफेस। कह रहे GPE डिक्रीज हुई है तो उसकी वजह से हाइट जो है कितनी कम हुई होगी। पहले हाइट जो थी, ठीक है, वो आपके पास अब कितनी हाइट रह गई। ठीक है, तो हम क्या लगाते हैं फॉर्मूला? हम लगाते हैं फॉर्मूला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन GPE बराबर है mg टाइम्स डेल्टा H। अच्छा, mg की बजाय हमें पता है हमारे पास उसने वेट दिया हुआ है स्फेयर का, और यहाँ पे हम डेल्टा H लगा लेते हैं। वेट की वैल्यू उसने 32 न्यूटन दी हुई है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपके पास कितनी दी हुई है? चेंज कितना है? 77 जूल का चेंज आया है और हमें यहाँ से हाइट निकालनी है।
तो मेरा बेटा यहाँ से आपके पास जो हाइट में चेंज आया है वह है 2.40 मीटर। ये हाइट में चेंज आया है। अब आपके पास दूसरी स्टोरी क्या है? दूसरी स्टोरी ये है कि आपके पास हमें एच निकालना है। ठीक है, तो हमें एच निकालना है। फाइनल हाइट क्या हुई? चेंज इन हाइट हमारे पास आ गई। तो आपके पास एच कितना हो जाएगा? इनिशियली आपके पास उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनिशियल हाइट जो थी वो आपके पास कितनी थी? 6.2 मीटर थी, और फाइनल हाइट वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आपके पास इनिशियल हाइट 6.2 में से आपके पास चेंज इन हाइट जो है वो है 2.4। तो आपके पास जो चेंज इन हाइट में फाइनल हाइट जो आई वो आई 3.8 मीटर्स। अच्छा ना, उसके बाद है द एक्सटेंशन ऑफ द वायर increases when the sphere changes the position as described in C. The wire obeys Hooke's law. State a simple equation that gives the relationship between the tension in the wire and its extension. Identify any other symbol. अबे यार ये क्या सवाल है? ये तो बहुत आसान सा सवाल है। आपसे वो क्या पूछ रहे हैं कि टेंशन का फॉर्मूला जिससे साथ एक्सटेंशन भी हो, तो T इज़ इक्वल्स टू के एक्स। ठीक है, और इसमें आपने एक फार्मूला ऐसा एक सिंबल ऐसा यूज़ किया जिसको उन्होंने नहीं बताया। तो के आपके पास क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो के का नाम क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। और आगे चलते हैं। बिफोर द स्फीयर चेंज्ड पोजीशन द इनिशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वायर वाज 0.65 जूल। ठीक है, द चेंज इन पोजीशन ऑफ द स्फीयर causes the extension of the wire to double. Calculate the final elastic potential energy of the wire after the sphere has changed position. तो मेरा बेटा आप देखो, इसको हम रेशियो मेथड से करते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का तुम्हारे पास एक फॉर्मूला जिसमें तुम्हारे पास एक्सटेंशन भी आए वो है 1/2 के टाइम्स एक्स स्क्वायर। अब तुम यहाँ पे देखो 1/2 कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू कांस्टेंट है। तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन एक्स वन स्क्वायर, और ये ई पी ई वन लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू आपके पास दूसरे को हम दूसरे कलर से लिख देते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन एक्स टू का स्क्वायर। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आपके पास उसने हमें क्वेश्चन में क्या कहा था कि आपके पास इनिशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 0.65 जूल्स थी। तो यहाँ हम लिख देते हैं 0.65, 0.65। ठीक है, और आपके पास इनिशियल एक्सटेंशन को हम ले लेते हैं x1 स्क्वायर। आपको फाइनल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ठीक है, और उसमें उसने क्या कहा? उसने हमसे ये कहा कि आपके पास द चेंज इन पोजीशन ऑफ दिस स्फीयर कॉजेज एक्सटेंशन ऑफ द वायर टू डबल। एक्सटेंशन आपके पास डबल हो गई है। तो आपके पास डबल एक्सटेंशन का मतलब बेटा क्या हुआ कि 2x1 का स्क्वायर यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो 2x1 स्क्वायर इट मीन्स 4x1 स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे इसको रब करके डायरेक्टली 4x1 स्क्वायर लिख देता हूँ, 4x1 स्क्वायर। अब आपको कैंसिलेशन नज़र आ रही है, ये और ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? 4 टाइम्स 0.65। तो 4 टाइम्स 0.65 का मतलब हो गया 2.6 जूल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। A man standing on a wall throws a small ball vertically upwards with a velocity of 5.6 meters per second. ठीक है, हमें नज़र आ रहा है। अच्छा,
उसके बाद वो आपसे क्या कह रहे हैं, द बॉल लीव्स हिज हैंड व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 3.1 मीटर, ठीक है, above the ground. Assume that air resistance is negligible. Show that the ball reaches a maximum height above the ground is 4.7 मीटर। ये कह रहे हैं कि जब बॉल 5.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गई तो बॉल की स्पीड ऊपर जाएगी तो डिक्रीज होगी और इस हाइट पर पहुंच के लेट से स्पीड बिकम्स ज़ीरो, ठीक है। तो अब ये जो हाइट हो गई, ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक तो उसने कहा है कि 3.1 है, और प्लस ये वाली हाइट अगर हम निकाल लें तो टोटल हाइट हमारे पास कह रहा है कितनी हो जाएगी, 4.7 मीटर्स। तो हमें ये वाली हाइट पहले फाइंड आउट करनी है, उसके बाद हम उसके अंदर 3.1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 4.7 मीटर आ जाएगा। तो हमारे पास बेटा इनिशियल स्पीड दी हुई है, मैक्सिमम हाइट पर पहुंच के फाइनल स्पीड बिकम्स ज़ीरो, ठीक है। हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और ऊपर जाते हुए आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव होगा, डीसेलरेट कर रहा होगा। तो मैं इसको आपको लिख के भी दिखा देता हूँ कि मेरा बेटा आपके पास 5.6 से उसने थ्रो किया है, तो u की वैल्यू आपके पास 5.6 मीटर पर सेकेंड। बॉल जब हाइट गेन करेगा मैक्सिमम हाइट तो फाइनल स्पीड बिकम्स ज़ीरो, और हमें डिस्टेंस निकालना है, वर्टिकल हाइट निकालनी है, और ऊपर जा रहा होगा तो डीसेलरेट कर रहा होगा तो -9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपके पास एक ही फॉर्मूला है और वो क्या है, 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्योंकि ज़्यादा टाइम आपको दिया नहीं है और आपको टाइम निकालना भी नहीं है, तो बगैर टाइम वाली इक्वेशन आपके पास एक ही है। तो अब इसके अंदर आप वैल्यूज़ को प्लग इन कर दें, 2 इंटू -9.81, और आपके पास s निकालना है, फाइनल स्पीड 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड कितनी है 5.6 का स्क्वायर, और आपके पास इससे s की वैल्यू आ जाएगी 1.59 मीटर्स। अच्छा, तो ये आ गई आपकी हाइट जब उसके हाथ से लेके यहाँ से लेके और मैक्सिमम हाइट तक, ये वाली हाइट आपने निकाल ली 1.59 मीटर्स, ठीक है। अब आप मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से अगर निकालना चाहें तो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड लिख देते हैं, ठीक है। तो वो कितनी होगी, इनिशियली आपको दी हुई थी ऑलरेडी बॉल 3.1 मीटर की हाइट पे थी, तो 3.1 मीटर आपने लिख दिया, प्लस इसमें आप कर दें 1.59, तो आपके पास टोटल हाइट आ गई 4.69, और हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था 4.7, तो यस आपके पास ये हो गई 4.7 मीटर्स। ठीक है भाई, और आगे चलते हैं। द मैन डज नॉट कैच द बॉल एज इट फॉल्स, कह रहे जब ऊपर से नीचे आ रही थी तो अंकल उसको कैच नहीं कर पाए, ये कोई पाकिस्तानी प्लेयर थे, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द बॉल टू फॉल फ्रॉम इट्स मैक्सिमम हाइट टू द ग्राउंड, ठीक है। कह रहे ऊपर से नीचे आते हुए आपके पास उसको टाइम कितना लगा वो आप निकाल दें। तो अगेन आपके पास टोटल हाइट गिवन है, आप लिख लेते हैं पहले। हमारे पास टोटल हाइट कितनी है, मैक्सिमम हाइट से 4.7 मीटर्स। अच्छा, हमारे पास मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी बिकम ज़ीरो, ठीक है। ऊपर से नीचे आ रहा है, एक्सेलरेट करेगा 9.81, और हमारे पास टाइम हमें निकालना है। तो बेटा हमारे पास फाइनल स्पीड विद विच इट हिट्स द ग्राउंड वो नहीं है, तो हमारे पास इक्वेशन एक ही बचती है जिसमें फाइनल स्पीड ना हो, वो है s इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम वो इक्वेशन को यूज़ करते हैं, तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मेरा बेटा फॉल्स फ्रॉम रेस्ट u इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया, s कितना है 4.7, ये ज़ीरो हो गया 1/2, a की वैल्यू 9.81 और t स्क्वायर, यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल लेते हैं 0.98 सेकेंड्स। यहाँ पे 0.98 सेकेंड्स हम इसको पुट कर देते हैं। ठीक है भाई, ये आपके पास टाइम फॉर द बॉल मैक्सिमम हाइट से ज़मीन पर आने का टाइम मिल गया हमें।
Now, next part. The ball leaves the man's hand at time t is equals to 0. ठीक है, कह रहा है कि जब टाइम 0 था वो अंकल के हाथ से निकली और उसने जब ग्राउंड को हिट किया उसका टाइम t इज इक्वल्स टू कैपिटल T था. On figure 3.2, sketch a graph to show the variation of the velocity v of the ball with the time t from t is equals to 0 to t. Numerical values of v and t are not required. ये तो उन्होंने आसान कर दिया कि हमारी टेंशन फ्री कर दिया मेरे को. कह रहा है भाई आपने वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है. Assume that v is positive in the upward direction. अच्छा, तो ऊपर से नीचे आते हुए बेटा डीसेलरेट कर रहा था. अगर हम यहाँ पे हम देखें तो ये आपके पास यहाँ से जब ऊपर जाएगा इधर तो डीसेलरेट करेगा. और हमारे पास चूँकि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, तो कांस्टेंट डीसेलरेशन होगी. अब कांस्टेंट डीसेलरेशन का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, तो अगर आपको याद हो तो आपके पास ये था. ठीक है, ये कांस्टेंट डीसेलरेशन का ग्राफ था. ठीक है, अच्छा मेरा बेटा अब एक और चीज़ें ऑब्जर्व करने वाली. 5.6 की स्पीड से ये ऊपर गया और यहाँ से यहाँ पे जाते 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 इस पॉइंट पर जाके इसकी स्पीड हो गई 0. ठीक है, अब यहाँ से ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो इसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है कर रही है कर रही है कर रही है और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते उसकी लेट से स्पीड हो गई एग्जैक्टली वही जिस स्पीड से इसको थ्रो किया गया था, विच इज़ 5.6. उसके बाद स्पीड मज़ीद इंक्रीज करेगी. 5.6 के बाद 6 मीटर पर सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड, 7.5, 7.8 और 8 और 9. ठीक है, तो आपके पास इनिशियल स्पीड जिससे बॉल थ्रो की थी वो तो कम थी, लेकिन फाइनल स्पीड आपके पास ज़्यादा होगी. ठीक है, ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है. तो अब अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो हमारे पास ग्राफ हम प्लॉट करते हैं. हमारे पास ये देखो, मैंने ग्राफ के अंदर इस चीज़ का ख्याल रखा है कि ये वाली स्पीड आपके पास 5.6 मीटर पर सेकंड है जिससे बॉल थ्रो की थी. और ये देखो ये तुम्हारे पास कम है. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट देखो और यहाँ से यहाँ तक की हाइट देखो, ये ज़्यादा हाइट रखी है. ठीक है, और ये वो टाइम है जब वो मैक्सिमम हाइट पर था. नाउ भाई स्टेट व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ. तो भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो किसके बराबर होता है. अब तो यार ये ओ लेवल्स के सवाल लग रहे हैं यहाँ पर डाल रहे हैं, तो ये आपके पास एक्सेलरेशन के बराबर होता है. ठीक है, अच्छा और आगे चलते हैं. द मैन थ्रोज अ सेकंड बॉल विथ सेम वेलोसिटी है ये एक. ठीक है, सेकंड बॉल जो थी उसको सेम वेलोसिटी से थ्रो किया और सेम हाइट से थ्रो किया. ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहा है, द मास ऑफ द सेकंड बॉल, मास जो है सेकंड बॉल का वो ज़्यादा है. और एक और अच्छी चीज़ उसने क्या कहा कि अज्यूम दैट एयर रेजिस्टेंस आपके पास स्टिल नेग्लिजिबल है. ये तो बड़ी इनकी मेहरबानी है. ठीक है, तो एयर रेजिस्टेंस आपके पास नहीं है. अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, फॉर द फर्स्ट बॉल आपके पास, फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड बॉल्स कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर एक्सेलरेशंस. कह रहे हैं जब एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगी तो एक बॉल का मास ज़्यादा है और एक बॉल का मास कम है. तो आप ये बताइए कि आपके पास दोनों की एक्सेलरेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा. तो अगर आपको याद हो तो ओ लेवल्स में भी बताते हैं और शायद ए लेवल्स में भी बताया होगा आपको कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल एक आपके पास एक रबर की बॉल है और एक आपके पास स्टोन है. ठीक है, और दोनों को आप जो है वैक्यूम में आप ड्रॉप करें तो दे बोथ हिट्स द ग्राउंड एट द सेम टाइम, दे आर एट सेम हाइट थ्रू आउट द जर्नी. ठीक है, तो आपके पास मास जो है एक्सेलरेशन जो होती है वो कांस्टेंट होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है. अगर आपको एक और तरीके से मैं बताऊं तो बेटा लेट से एफ इज इक्वल्स टू वेट. ठीक है, दोनों केस में स्टोन और रबर बॉल के केस में डाउनवर्ड फोर्स जो होगी वो वेट के बराबर होगी. ठीक है, या रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू वेट. अब रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर है, एम ए
और वेट किसके बराबर है, mg के। अब दोनों साइड से बेटा मास कैंसिल हो गया और A इज इक्वल्स टू G आया। यहाँ से आपको क्या पता चला कि जब एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू वेट, ठीक है, व्हेन नो एयर रेजिस्टेंस एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो पहला पॉइंट हम लिख लेते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर एक्सेलरेशन अनचेंज्ड रिमेन सेम, ठीक है, तो यहाँ पे सेम, और द स्पीड्स विद विच दे हिट्स द ग्राउंड वो भी आपके पास सेम होगी। अच्छा भाई, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बेटा मैं लिख नहीं रहा, बता देता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ने क्लास में लिखा था, व्हेन नो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम या फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम, कोई भी एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है ना। और आगे चलते हैं। टू बॉल्स X and Y move along a horizontal frictionless surface as shown from the above in figure 4.1. अच्छा जी, two balls X and Y move along a horizontal frictionless surface as shown from above in figure 4.1, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है दो बॉल्स दी हैं, 3 kg की, उसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। 2.5 kg की बॉल है, उसकी स्पीड है 4.8 मीटर पर सेकेंड। मैंने आपसे कहा था कि जब इस तरह के केसेस हों तो फौरी तौर पे इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स बना लें। तो आपके पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास बनेगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 3 टाइम्स 4 साइन ऑफ थीटा, और ये हो जाएगा आपके पास 3 टाइम्स 4 कॉस ऑफ थीटा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ठीक है। सिमिलरली बेटा आपके पास इसका कंपोनेंट हम बना लेते हैं, यह आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, और इसकी वैल्यू आपके पास क्या हो गई, 2.5 टाइम्स 4.8 साइन ऑफ थीटा। और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आपके पास बना वो क्या बना, 2.5 मास टाइम्स वेलोसिटी होता है ना, 4.8 कॉस ऑफ थीटा। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन गए, ठीक है। अच्छा, दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हैं वो आपके पास एक ही डायरेक्शन में हमें नज़र आ रहे हैं, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट ये आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में है और इसका वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये कुछ कैंसिलेशन यानी सब्ट्रैक्शन हुआ। अच्छा, उसके बाद आपके पास वो क्या कह रहा है, बॉल एक्स हैज़ अ मास इतना और वेलोसिटी इतना इन अ डायरेक्शन एट एन एंगल इतना, बॉल वाई हैज़ मास इतना एंड वेलोसिटी इतना एंड इन अ डायरेक्शन, ठीक है। द बॉल कोलाइड एंड स्टिक टुगेदर, ठीक है, यानी क्लियरली इन इलास्टिक कोलिजन है ये, ठीक है। तो ये देख लेते हैं हम, ठीक है, इसको। अच्छा, और आगे चलते हैं। After colliding, the ball has a velocity of 3.7 meters per second। यानी अब आपके पास बेटा ये x और y पूरा एक डब्बे में बंद कर दो, ये पूरा एक मास हो गया, और इसका टोटल मास कितना हो गया, 3 + 2.5, ठीक है, ये टोटल मास हो गया। Along the line AB on the horizontal surface as shown in figure 4.2, by considering the components of the momenta along the line AB, calculate theta। तो बेटा हमारे पास फाइनल मोमेंटम किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इनिशियल मोमेंटम हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का ले लेते हैं, यानी हमारे पास इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का और इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। तो इनिशियल आपके पास हॉरिजॉन्टल ये हो गए और फाइनल आपके पास ये हो गए, ठीक है। तो इनिशियल आपके पास क्या हो गया, मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, m1 u1 cos of theta plus m2 u2 cos of theta is equals to, फाइनल मोमेंटम आपके पास क्या है, m1 प्लस m2 टाइम्स उसकी वेलोसिटी हमें नहीं मालूम है, नहीं वेलोसिटी मालूम है 3.7 है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास m1 का मास कितना है, 3, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 4 cos ऑफ थीटा, प्लस m2 मास कितना है, 2.5, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, 4.8 cos ऑफ थीटा,
मास स्क्वायर कर लो 3 प्लस 2.5 टाइम्स वेलोसिटी आपके पास स्टिक टुगेदर, और ये 3.7 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल करना शुरू कर। तो बेटा आपके पास ही क्या हो गया 12 कॉस थीटा, और ये कितना हो गया, ये भी आपके पास 12 कॉस थीटा हो गया, और ये कितना हो गया 20.35। तो कॉस ऑफ थीटा हमारे पास आ गया 0.8479, और थीटा हमारे पास आ गया कॉस इनवर्स ऑफ दिस विच इज़ 32 डिग्री। तो 32 डिग्री हमारे पास आंसर आ गया। और आगे चलते हैं। बाय कैलकुलेटिंग बाय कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जीज स्टेट, कह रहे काइनेटिक एनर्जी को आपने यूज करना है, उसे आपको वो कर दिया है। स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द कोलिजन ऑफ द बॉल इज इन इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक। तो अब उससे चूंकि हमें वो कर दिया है, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर हम निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कितना हो जाएगा, हाफ एम कितना था 3, वेलोसिटी आपके पास कितनी थी 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ और मास कितना है 2.5 और 4.8, 2.5 और 4.8, ठीक है। तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन कह लो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितनी थी, वो थी, इन सबको ऐड किया तो आपके पास आंसर आया 53 जूल्स। और उसके बाद फाइनल काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन आपके पास कितनी थी, 1/2 मास 3 प्लस 2.5 टाइम्स वेलोसिटी कितनी थी 3.7। तो 3.7 का हाफ एम वी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, तो यह आ गई आपके पास 38 जूल। तो बेटा क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी जो बिफोर है वो इज़ नॉट इक्वल्स टू आपके पास काइनेटिक एनर्जी आफ्टर, या फाइनल और इनिशियल करके कर लेते हैं, मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और यहाँ आफ्टर के बजाय हम लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, हैंस इन इलास्टिक, ठीक है भाई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन, लाइट फ्रॉम अ लेजर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन अ स्क्रीन एज शोन इन फिगर 5.1। आपके पास क्लियरली यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नज़र आ रहा है। वेवलेंथ ऑफ लाइट 660 नैनोमीटर दिया हुआ है, और दो स्लिट्स के दरमियान का डिस्टेंस 0.44 मिलीमीटर दिया हुआ है। स्लिट और स्क्रीन के दरमियान का डिस्टेंस 1.8 मीटर दिया हुआ है, और इसके अलावा फ्रिंज सेपरेशन नज़र नहीं आ रही। चलें देख लेते हैं। अच्छा, the light of wavelength is incident normally on two slits have a separation of 0.44 millimeter. The double slit is parallel to the screen, ठीक है। The perpendicular distance between the double slit and the screen is 1.8 meter. The central bright fringe on the screen is formed at O. तो ये आपके पास सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज दे दी है, ठीक है। और यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के ऊपर जो पाथ डिफरेंस होता है वो आपके पास ज़ीरो होता है, और फेज डिफरेंस भी आपके पास ज़ीरो होता है, ठीक है। अच्छा, द नेक्स्ट डार्क फ्रिंज बिलो पॉइंट ओ इज फॉर्म्ड एट पॉइंट पी। तो पी के ऊपर जो आपके पास डार्क फ्रिंज बन रही है, यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस होगा वो होगा 0.5 लैम्डा का। तो मैं एक काम करता हूँ, आपके पास इस तरह से लिख लेता हूँ बेटा, ये पार्ट डिफरेंस को मैं पी डी, जगह कम है, पी डी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पार्ट डिफरेंस कह रहा हूँ, ठीक है। जगह कम है, मैं लिख नहीं सकता। तो यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो है, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस आपके पास ज़ीरो होता है। फिर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज किधर है, ये आपके पास क्यू के ऊपर नज़र आ रही है। तो यहाँ पर आपके पास जो पार्ट डिफरेंस होगा इस पॉइंट पर, वो आपके पास होगा 1.5 लैम्डा का, ठीक है। अच्छा, और इन बिटवीन आपके पास सेंट्रल ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज और ये आपके पास जो डार्क फ्रिंज पी के ऊपर बन रही है,
तो यहाँ पर आपके पास जो पाथ डिफरेंस आएगा वो आएगा 0.5 लेमडा का। और उसके बाद जो आर के ऊपर आपके पास डार्क फ्रिंज बन रही है, यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस आएगा वो आएगा 1.5 लेमडा। ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये थ्योरी में हमने काफ़ी डिटेल में बात की है, तो अब यहाँ पे इसका वक्त नहीं है, आगे चलते हैं। तो वो हमसे क्या कह रहे हैं, द लाइट वेव्स फ्रॉम द टू स्लिट्स आर कोहेरेंट, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय कोहेरेंट। तो कोहेरेंट का मैंने आपको बताया था कि रट्टा लगा लो, कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स। ठीक है, ये इतनी पॉपुलर डेफिनेशन है कैम्ब्रिज की कि आपके पास हर कुछ अर्से के बाद आपको ये नज़र आ जाती है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। लेकिन कोहेरेंट का मतलब क्या होता है ये सब हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बस कांस्टेंट फेज डिफरेंस। और आगे चलते हैं। फॉर द टू लाइट वेव्स सुपरपोजिंग एट आर, कैलकुलेट द डिफरेंस इन देयर पाथ लेंथ्स इन नैनोमीटर फ्रॉम द स्लिट्स। पाथ लेंथ मींस पाथ डिफरेंस पूछ रहा है नैनोमीटर्स के अंदर, ठीक है, एट पॉइंट आर के ऊपर। तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो आर है हमारा, उस पे जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है, 1.5 लैम्डा का। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है आर के ऊपर वो 1.5 टाइम्स 1.5 लैम्डा का। और 1.5 लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 660 नैनोमीटर्स। तो हम यहाँ पे 660 लिख देता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे आंसर नैनोमीटर्स में देना है, तो इसलिए मैं नैनो नहीं लेकर आ रहा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 990 आ जाएगा। उसके बाद वो कह रहा है फेज डिफरेंस। तो मेरा बेटा 1.5 लैम्डा जो है, एक लैम्डा 360 डिग्री के बराबर होता है, तो 1.5 लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, एक लैम्डा 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो 1.5 लैम्डा, तो लैम्डा जगह मैं 360 डिग्री पुट कर देता हूँ, तो ये मेरे पास कन्वर्ट हो जाएगा फेज डिफरेंस में। तो ये आपके पास आ गया 540 डिग्री। ठीक है, नाउ उसके बाद वो आपसे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ओ क्यू, ओ से लेके क्यू तक का डिस्टेंस। ओ आपके पास ये रहा, क्यू आपके पास ये रहा, और दोनों ब्राइट फ्रिंज हैं। तो दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है या जो सेपरेशन होती है उसे हम कहते हैं फ्रिंज सेपरेशन। और फ्रिंज सेपरेशन का फॉर्मूला हमने क्लास में लिखा था। फ्रिंज सेपरेशन बराबर होती है हमारे पास, फ्रिंज सेपरेशन बराबर है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, फ्रिंज सेपरेशन आपको निकालनी है, लैम्डा हमें 660 नैनोमीटर्स का मतलब यार ये ज़ीरो कहाँ चला गया, 660 टाइम्स 10⁻⁻9, और कैपिटल डी हमारे पास कितना दिया हुआ है, 1.8 और 0.44। तो ये और ये, ठीक है, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। इसको जब आप प्लग इन करेंगे कैलकुलेटर में तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.7 टाइम 10⁻⁻3। ये मेरा बेटा आपका आंसर आ गया। नाउ उसके बाद वो आपसे क्या कह रहे हैं कि द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द डबल स्लिट इज इंक्रीज्ड। कह रहा है मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। अब आपको मालूम होना चाहिए कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ाई तो इसका मतलब ये है कि वहां पर आपने एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया है। ठीक है, नाउ describe how the appearance of the fringes after this change is different from and similar to their appearance before the change। मेरा बेटा जब आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी, ठीक है, तो पहले आपके पास ये वेव आ रही थी जिसका एम्पलीट्यूड ए और दूसरी वेव का भी एम्पलीट्यूड ए, और ये जब दोनों मिली तो अब आपके पास जो एम्पलीट्यूड फॉर्म हुआ वो आपके पास 2a का फॉर्म हुआ। लेकिन अब लेट से अब आपके पास एम्पलीट्यूड आपने
कितना कर दिया, लेट्स से 1.5 एम्पलीट्यूड कर दिया, इस वेव का भी और इस वेव का भी, ये 1.5 एम्पलीट्यूड। जब ये दोनों आके मिले तो अब आपके पास जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो अब आपके पास एम्पलीट्यूड बनेगा वो 3 का बनेगा। तो पहले एम्पलीट्यूड जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में 2a बन रहा था, अब वो 3a यानी बढ़ जाएगा। तो जो ब्राइट फ्रिंजेस थी बिकम्स ब्राइटर। ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर चूंकि आपके पास कंप्लीट कैंसिलेशन हो रही होती है, तो आपके पास एम्पलीट्यूड बढ़ाने से, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज इन डार्क फ्रिंजेस। ठीक है। तो यहां पे हम पहला पॉइंट लिख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंजेस बिकम ब्राइटर। अच्छा भाई, कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। तो याद रखना, जब इस तरह का 3 नंबर का आ जाए तो पहला आपने आंसर तो ब्राइट फ्रिंज के ऊपर लिख देना है, दूसरा आंसर आपका डार्क फ्रिंज के ऊपर आप लिख दें। दूसरा पॉइंट क्या होता है, नो चेंज इन डार्क फ्रिंजेस। ठीक है, नो चेंज इन डार्क फ्रिंजेस, ये हो गया। उसके बाद तीसरी बात जो आपने लिखनी है वो लिखनी है फ्रिंज सेपरेशन। तो मेरा बेटा, फ्रिंज सेपरेशन के फॉर्मूला के अंदर हमने देखा था, फ्रिंज सेपरेशन का फॉर्मूला किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे, वो चेंज नहीं हुई। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड द स्क्रीन पे, वो चेंज नहीं हुई। और आपके पास जो स्लिट्स विड्थ ऑफ द स्लिट है, यानी आपके पास स्लिट सेपरेशन जो है वो आपके पास अनचेंज है। तो फ्रिंज सेपरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तीसरा पॉइंट आप लिख दीजिए, नो चेंज टू फ्रिंज सेपरेशन, नो चेंज टू फ्रिंज सेपरेशन। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं कि अगर ये 3 मार्क्स का आ जाए, एक तो ब्राइट फ्रिंज के ऊपर बात करनी है, डार्क फ्रिंज, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव और फ्रिंज सेपरेशन, 3 चीज़ों पे बात करेंगे, आपको 3 नंबर इंशाल्लाह मिल जाएंगे। उसके बाद आपसे वो क्या कह रहा है, द लाइट ऑफ वेवलेंथ 660 नैनोमीटर इज नाउ रिप्लेस्ड बाय अ ब्लू लाइट। ठीक है। तो ब्लू लाइट की आपको जो वेवलेंथ है वो याद होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ है वो आपके पास है 450 के करीब नैनोमीटर्स। ठीक है। अच्छा, इट मीन्स क्लियरली नजर आ रहा है कि जो वेवलेंथ है वो हमने डिक्रीज की है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द चेंज इफ एनी दैट मस्ट बी मेड टू द सेपरेशन ऑफ द टू स्लिट्स सो दैट द फ्रिंज सेपरेशन ऑन द स्क्रीन इज सेम। ठीक है, वो हमसे क्या कह रहे हैं, सो दैट द फ्रिंज सेपरेशन द स्क्रीन इज सेम, कह रहे हैं फ्रिंज सेपरेशन को हमें सेम रखना है। ठीक है। तो हमें क्या चीज़ चेंज करनी होगी स्लिट सेपरेशन में कि हमारे पास फ्रिंज सेपरेशन चेंज ना हो। जहाँ पे पहले ब्राइट फ्रिंजेस बन रही थी, जो डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस था उसको मेंटेन रखना है आसान लफ्ज़ों में। मेरा बेटा, अगर हम पहली बात तो ये लिख दें कि भाई हमारे पास जो वो है क्या कि वेवलेंथ डिक्रीज हुई है, तो पहला पॉइंट हम लिख देते हैं वेवलेंथ डिक्रीजेस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेरा बेटा हमारे पास जो फ्रिंज सेपरेशन का जो फॉर्मूला है वो है फ्रिंज सेपरेशन बराबर है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब बेटा एक चीज़ देखो, जब तुमने वेवलेंथ को डिक्रीज कर दिया, ठीक है, तो फ्रिंज सेपरेशन भी तुम्हारी कम हो गई। ऐसा ही है। अब उसने ये कहा है कि मैं क्या चेंज करूं, कि मेरे पास क्या चेंज करूं किस में, स्लिट सेपरेशन में, यानी स्मॉल डी में क्या चेंज लेकर आऊं कि मेरे पास फ्रिंज सेपरेशन जहां पे बन रही थी वहीं पे बने। अभी वेवलेंथ डिक्रीज करने से फ्रिंज सेपरेशन कम हो गई है, मुझे फ्रिंज सेपरेशन को वापस अपनी जगह पे पहुंचाना है। ठीक है। तो मेरा बेटा, जब मेरे पास फ्रिंज सेपरेशन और डी के अंदर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है, जब मैं डी को कम करूंगा तो फ्रिंज सेपरेशन बढ़ेगी। तो मुझे आपके पास क्या करना होगा, मुझे करना ये होगा कि डी को आपके पास कम करना होगा ताकि फ्रिंज सेपरेशन वापस से बढ़ के अपनी पोजीशन पर आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा कि स्लिट सेपरेशन को
डिक्रीज करना होगा, स्लिट सेपरेशन को डिक्रीज करना होगा। ठीक है भाई, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। A network of three resistors of resistance R1, R2, R3 as shown in figure 6.1. The individual potential differences across the resistors are V1, V2, V3. The current in the combination of resistor is I, and the total potential difference across the combination is V1, V2, V3. सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट में आपके पास पता है कि करंट सेम होता है और वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर आपके पास डिवाइड हो रहा होता है, लेकिन आपके पास टोटल वोल्टेज जो है वो आपके पास उस ब्रांच या ईएमएफ के बराबर होता है। शो दैट द कॉम्बिनेशन show that the combined resistance R of the network is given by R is equals to R1, R2, R3. तो मेरा बेटा जो चीज़ डिवाइड हो रही होती है उससे उठाते हैं, तो आपके पास क्या चीज़ चेंज हो रही है? V1, V2, V3। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं। तो V बराबर है V1 प्लस V2 प्लस V3 के, और V आप सबको पता है IR के बराबर है। IR बराबर है IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। फिर आप जो है IR दोबारा लिख लें और I को कॉमन ले लें, तो आपके पास क्या बन गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। अब क्या हो गया? अब आप I को कैंसिल आउट कर दें और आपके पास इक्वेशन तैयार है। R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और आगे चलते हैं। बैटरी ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट, बैटरी का ईएमएफ 8 वोल्ट है, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है, कनेक्टेड टू अ थर्मिस्टर, ये रहा थर्मिस्टर, अ स्विच एक्स एंड टू फिक्स रेजिस्टर्स, ये दो फिक्स रेजिस्टर्स हैं और ये स्विच का नाम एक्स है। रेजिस्टर R1 हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 किलो ओम्स नज़र आ रहा है, और R2 की रेजिस्टेंस 4 किलो ओम्स वो भी नज़र आ रही है। और आगे चलते हैं। स्विच एक्स इज ओपन, कह रहा है स्विच एक्स ओपन है। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। तो ये चीज़ हमारे सर्किट से बाहर हो गई। ठीक है, अब हमारे पास सिंपल ये यूं करके इस तरह से सर्किट है। ठीक है, तो आपके पास अगर ये सर्किट इस तरह से है तो आपके पास क्या है? ये एक सीरीज सर्किट है या पोटेंशियल डिवाइडर का सर्किट है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? R1 के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। तो हमने पोटेंशियल डिवाइडर का एक फॉर्मूला पढ़ा था, और वो क्या था? जिस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है उस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को ऊपर रखते हैं। क्या मतलब? लेट से इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, उस वोल्टेज का नाम है V1। V1 बराबर है, रेजिस्टेंस ईएमएफ रखनी है यानी 6 किलो ओम्स डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? 6 किलो ओम्स प्लस नीचे कितना लगा हुआ है? 4 किलो ओम्स मल्टीप्लाई बाय ईएमएफ ऑफ द बैटरी कितना है? 8 वोल्ट। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 6/10 मल्टीप्लाई बाय 8, और यहाँ से आपके पास आंसर आ गया 4.8 वोल्ट। तो मेरा बेटा इसको हम यहाँ से उठा के इधर पुट कर देते हैं, ये आ गया। उसके बाद उसने क्या कहा? स्विच एक्स इज नाउ क्लोज, कह रहे स्विच एक्स को मैंने क्लोज कर दिया। द रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर इज 12 किलो ओम्स, कह रहे हैं कि मेरे पास थर्मिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो हो गई है 12 किलो ओम्स। तो यहाँ पे हम थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस को लिख देते हैं, वो कितनी है? 12 किलो ओम्स। मेरा बेटा अब आपके पास क्या हो गया कि ये दो रेजिस्टर्स पैरेलल में हो गए, तो इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन हमें निकालना क्या है? हमें निकालना ये है द रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर 12 किलो। कैलकुलेट द करंट इन द बैटरी, करंट प्रोवाइडेड बाय द बैटरी, बैटरी कितना करंट प्रोवाइड करी है वो हमें निकालना है। तो करंट निकालने के लिए हम पहले जरा सर्किट को सिंप्लीफाई कर देते हैं, और ये जो दो पैरेलल में लगे हुए हैं इनको हम सॉल्व करके एक बनाते हैं। तो मेरा बेटा आपके पास जो दो रेजिस्टर्स अगर पैरेलल में लगे हुए हैं तो RT बराबर है 1/4 प्लस 1/12। ठीक है, और उसके ऊपर इन्वर्स लगा देते हैं। इसको कैलकुलेटर में प्लग इन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 किलो ओम्स। ठीक है, तो अब आपके पास कंबाइंड रेजिस्टेंस आ गई है 3 किलो ओम्स। अब आपके पास सर्किट की मतलब कैसा बन जाएगा सर्किट? ज़रा मैं बना के दिखा देता हूँ। अब आपके पास सर्किट बन जाएगा कि ये मेरा बेटा
ये आपके पास एक रजिस्टर हो गया, ये दूसरा रजिस्टर हो गया, और ये आपके पास ये हो गया। उसके बाद फिर आपने ये लगाया, फिर ये लगाया, फिर ये, उसके बाद फिर आपने इसको बंद कर दिया। ठीक है, ये आपकी 8 वोल्ट की बैटरी थी। ये रेजिस्टर आपके पास 6 किलो ओम्स का था, और ये कंबाइंड रेजिस्टेंस आपने अभी ऊपर निकाली है 3 किलो ओम्स की, जो ये मैंने यहाँ पे लिख दी। अब मेरा बेटा आसान सा केस है क्या, कि आपके पास करंट निकालना है, तो V इज इक्वल्स टू आई आर, यानी I को सब्जेक्ट बनाया V अपॉन R। वोल्टेज कितना है, टोटल वोल्टेज 8 वोल्ट है बैटरी का। टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास, 6 और 3 9, 9 एक्सपोनेंट 3, ये आपने लिखना भूलना नहीं है। तो इससे आपके पास आंसर आया 0.88 इंटू 10⁻³ और आप यूं भी लिख सकते हैं 8.8 इंटू 10⁻⁻4 2SF में, इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से ये कोई फर्क नहीं पड़ता यार। अच्छा, उसके बाद वो आपसे क्या कह रहा है, द स्विच एक्स इन द सर्किट रिमेन्स क्लोज, कह रहा है स्विच एक्स हमने क्लोज रखा, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द थर्मिस्टर डिक्रीजेस, ये बदतमीजी शुरू हो गई है, ठीक है। कह रहा है कि टेम्परेचर आपके पास थर्मिस्टर का डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर आपके पास बढ़ेगी। टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपके पास पहला पॉइंट हम ये लिख लेते हैं क्या, कि रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर आपके पास इंक्रीज कर जाएगी। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं वो हमसे, बाय रेफरेंस टू द करंट इन द बैटरी, ये कह रहा है कि इसको जहन में रखना, इसको भूलना नहीं, ठीक है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द फैक्ट इफ एनी ऑफ द डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द पावर प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी, पावर प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी, बैटरी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर आपके पास बढ़ गए, तो मेरा बेटा उससे क्या होगा कि टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो ये हम लिख लेते हैं पॉइंट, टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास इंक्रीज कर जाएगी। अच्छा, जब सर्किट की ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ गई तो मेरा बेटा अब आपको पता होगा कि आपके पास करंट जो है वो हमारे पास कम हो जाएगा। कैसे, कि आपको मालूम है I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, ठीक है, और R की जगह मैं RT लिख देता हूँ ताकि टोटल रेजिस्टेंस के ऊपर कोई अप्लाई नहीं रहे। तो मेरा बेटा जब टोटल रेजिस्टेंस बढ़ गई तो हमारे पास सर्किट में करंट डिक्रीज हो गया। तो ये पॉइंट भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि आपके पास करंट जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, जब करंट डिक्रीज हो जाएगा तो आप सबको पता है कि पावर का जो फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू वोल्टेज टाइम्स करंट। वोल्टेज क्या है, ईएमएफ ऑफ द बैटरी जो आपके पास कांस्टेंट है। तो क्या मैं यूँ लिख सकता हूँ, पावर इज प्रोपोर्शनल टू करंट, यहाँ ब्रैकेट में आप लिख लें ये पॉइंट कि जी आपके पास ईएमएफ इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। अब हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जब करंट डिक्रीज होगा तो पावर आपके पास डिक्रीज हो जाएगी, पावर प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी डिक्रीजेस, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आखिरी सवाल है, अ न्यूक्लियस ऑफ सीजियम 137 ऑफ decay by emitting a beta minus particle to produce a nucleus of an element X and an anti-neutrino. The decay is represented by the ये आपके पास ये दिया हुआ है पी आर और ये।
तो बीटा पार्टिकल बेटा 0 और -1 के बराबर होता है, तो P और R, तो P को हम 0 लिख देते हैं, ये क्या आ गया, ये 0, और R जो है -1 है, ये बीटा की रिप्रेजेंटेशन होती है। और उसके बाद आपके पास मास नंबर अनचेंज यानी 137 रहेगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, और ये 55 बिकम्स 56। ये बच्चों वाला ओ लेवल्स का सवाल है। आगे चलते हैं। स्टेट द नेम ऑफ द क्लास ग्रुप ऑफ पार्टिकल दैट इंक्लूड्स द बीटा पार्टिकल एंड द एंटी न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रिनोज जो होते हैं आपके पास बेटा, वो लेप्टॉन के कबीले से उनका ताल्लुक होता है, तो लेप्टॉन। अ पार्टिकल y हैज़ अ कॉर्क कंपोजिशन ऑफ डी, ठीक है, where d is a down quark. A particle z has a combination anti up and down quark, ठीक है। Show that the charges of particle y and z are equal. अच्छा भाई, तो y उसने क्या कहा, बराबर है डी 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 के, और d बराबर है डाउन कॉक का चार्ज होता है -1/3e, 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 तो ये हो गया -3/3e, ये हो गया -1e। उसके बाद z के ऊपर उसने बात की कि z बराबर है u बार और d से मिलकर बना है। अब कॉर्क का चार्ज होता है 2/3e, और एंटी अप हो जाएगा -2/3e, डाउन कॉर्क वही -1/3e, तो ये हो गया -3/3e, ये हो गया -1e। अच्छा भाई, स्टेट एक्सप्लेन विच पार्टिकल इज अ मीजॉन एंड विच पार्टिकल इज अ बैरियन। तो मेरा बेटा, हमने क्लास में बात की थी कि मीजॉन जो होता है वो आपके पास एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क से मिलकर बनता है। तो Z जो है आपके पास पार्टिकल Z, ये एक मीजॉन है क्योंकि ये एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क से मिलकर बना है, ठीक है। पार्टिकल Y जो है आपके पास 3 क्वार्क से मिलकर बना है, ठीक है। तो 3 क्वार्क से मिलकर जो बनते हैं उनको हम बैरियन कहते हैं। तो Y क्या है हमारे पास, बैरियन है, ठीक है भाई। तो मई जून 2022 पेपर 2 हमारे पास यहाँ ख़त्म हुआ और हम अपना क्लास भी ख़त्म